जय हिंद दोस्तों, मैं देवराज सिंह परीक्षा 247 परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में देखा था हमने, तंत्रिका तंत्र चल रहा था। उसमें तंत्रिका तंत्र के मैंने 3 पार्ट बताए थे। तंत्रिका तंत्र को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या हम शुरू से बताएं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS हो गया। दूसरा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा हो गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी ANS। ठीक है, तो हमने क्या किया था, आइए शुरुआत करते हैं। ये नर्वस सिस्टम हो गया, सपोज करो नर्वस सिस्टम हो गया। इसमें हमारा पहला था CNS, दूसरा था हमारा PNS और तीसरा था हमारा ANS। ठीक है, इस तरह हमने डिवाइड किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमने 2 पार्ट बताए थे। मस्तिष्क था एक तो, ठीक है ना, या मस्तिष्क था, हाँ, इसे एक तो ब्रेन था, इसमें 2 पार्ट बताए थे। और दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड यानी दूसरा था मेरुरज्जु। ठीक है ना, दूसरा क्या था, मेरुरज्जु। दूसरा था मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, तो ब्रेन तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे यानी मेरुरज्जु। यहाँ से इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो पहले तो मैं थोड़ा रिकैप कर दूं। हमने ब्रेन शुरू किया था। ब्रेन के हमने 3 पार्ट बताए थे। कौन सा था, पहला था हमारा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है ना, अगर मैं अग्र मस्तिष्क की बात करूं तो ये सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, दूसरा इसमें सेरेब्रम इसमें होता है, हाइपोथैलेमस इसी में होता है और थैलेमस इसी में होता है। तो यहाँ से तीनों से मैंने बताया था, सेरेब्रम क्या है, स्मृति चिंतन है ना, ये सारी चीज़ें, इसका अनुभव हमें सेरेब्रम में होता है। थैलेमस क्या है, थैलेमस है हमारा भूख प्यास घृणा प्रेम, ये सब संवेग इसी में होते हैं। और एक था हमारा थैलेमस। थैलेमस से क्या है, थैलेमस से मैंने बताया थर्मस यानी ठंडा और गर्म। और मैंने हाइपोथैलेमस में एक क्रिया और बताई थी, जो ताप नियंत्रण की क्रिया है वो भी हाइपोथैलेमस में ही होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमने 2 संरचना पढ़ी थी, एक कार्पोरा पढ़ा था और एक कार्पोरा। और कार्पोरा में एक तो पढ़ा था हमने सेरिबेलम। देखो मैं लिख देता हूँ, एक था सेरिब्रल और दूसरा था कार्पोरा। ठीक है ना, दोनों हमने डिस्कस किए थे। और फिर तीसरा हमारा था पहला हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क की 2 क्रिया थी, एक तो था हमारा सेरिबेलम और एक था मेडुला ऑब्लिगाटा। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब हमें पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, अब क्या पढ़ना है हमें, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसे देखते हैं। ठीक है ना, क्या है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। ठीक है ना, मेरुरज्जु क्या बोलते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, अब सबसे पहला तो यही पूछा जाता है कि मेरुरज्जु में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। सबसे पहला सवाल यही है कि मेरुरज्जु में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है ना। तो मेरुरज्जु में ध्यान रखना 31 तंत्रिकाएं होती, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। मेरुरज्जु में क्या है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। ठीक है ना, कितनी होती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। अगर मैं यहाँ से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो क्या है मेरुरज्जु, है ना। जैसे देखो, जैसे मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ यहाँ से, देखो ये हमारा ब्रेन हो गया है ना, इस तरह का ब्रेन हो गया हमारा, इस तरह का ब्रेन हो गया। और ये है ना, ये हमारा हो गया मध्य मस्तिष्क और ये हो गया हमारा पश्चिम मस्तिष्क। समझाने के लिए समझ लो, है ना। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से मेडुला ऑब्लिगाटा शुरू होता है यहाँ से। ठीक है ना, और ये मेडुला ऑब्लिगाटा ही आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है, ये वाला,
है ना, ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है यहाँ से, ठीक है ना। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, बहुत सारे हड्डियों से इस तरह बना होता है, जैसे हमारे यहाँ है तो बहुत सारी हड्डियाँ बाहर निकल रही हैं, यानी बहुत सारे अंगों की तरफ जा रहे हैं, हाथ ये रहे, है ना, पैर इधर जा रहे हैं, तो ये सारे हो गए। अब इसका मेरुरज्जु का एक और इम्पोर्टेंट काम क्या है, देखो सपोज करो ये हमें सूचनाओं को प्रसारित करता है ना, सूचनाओं को भेजता है। इसका एक काम क्या है, सूचना भेजना, ठीक है ना, सूचना भेजना कहाँ पर, ब्रेन तक, ठीक है ना। इसका काम क्या है, सूचनाओं को हमें ब्रेन तक पहुंचाना, ऐसा समझते हैं। जैसे ये हमारा हाथ हो गया, ठीक है ना, अगर हमारे हाथ में कोई कांटा चुभ गया या सुई चुभ गई, ठीक है ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये जो सुई चुभने की घटना है, ये सूचना यहाँ पर पहुंचती है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, इसे यहाँ से हमारे मस्तिष्क से पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। जब मस्तिष्क तक हमारी सूचना पहुंच गई तो मस्तिष्क उसे एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद मस्तिष्क फिर इसे वापस स्पाइनल कॉर्ड में लाता है और इसको संकेत देता है कि हम अपना पैर उठा लो, है ना। तभी तो हम, जैसे सुई चुभती है तभी तो हम साथ के साथ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सूचना भेजना इसका काम है, कहाँ तक, मस्तिष्क तक, ठीक है ना। दूसरा इसका एक और काम है, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है ना। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब अभी समझाऊंगा, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए, है ना, प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है ना, प्रतिवर्ती चलो अभी बताऊंगा, पहले देख लो इसकी खोज किसने की थी, है ना, खोज किसने की थी, खोजल मार्शल ने की थी, है ना, एक वैज्ञानिक था मार्शल, है ना, खोज एक वैज्ञानिक था मार्शल, उन्होंने की थी, है ना, खोज किसने की थी, मार्शल नामक वैज्ञानिक थे। अब क्या है, मैं बता रहा था प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है ना, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया वो होता है, जैसे इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स मतलब अगर एक क्रिया हुई तो तुरंत प्रतिक्रिया होगी, ठीक है ना। इसे एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि जैसे सपोज करो आप कमरे में बैठे हो, ठीक है ना, कमरे में बैठे हो तो अचानक से उसमें एक बम फूट जाए, है ना, कमरे में बैठे हो अचानक से बम फूट जाए तो हम क्या है, अब डर जाते हैं एक साथ, ठीक है, डर जाते हैं ना, तो वो अचानक होने वाली क्रिया है ना। तो जब हम डरते हैं तो क्या हम अपने शरीर से या उससे पूछते हैं कि हम डरे या ना डरे, है ना, अचानक होती है क्रिया, ठीक है ना। तो यही हो गया। दूसरा यहां से एग्जाम्पल ये समझते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्स, है ना, रिफ्लेक्स और प्रतिवर्ती क्रिया। दूसरा एग्जाम्पल ये समझते हैं कि मानो तवे, गरम तवा है हमारा जिस पे हम रोटियां बनाते हैं, अगर उस पे हाथ रखेंगे हम तो हाथ तक तो उठा लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तुरंत गर्म लगता है। तो क्या ये जो सूचना, ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं ये एक साथ ही तो हुई, यानी हमने जो क्रिया की और उसकी तुरंत प्रतिक्रिया हुई, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। और अगर देखो प्रतिवर्ती क्रिया स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से ये समझते हैं, तो देखो एक नदी है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये सूचनाओं को भेज रहा है, यानी सूचना यहाँ से गई, मैं यहाँ तक पहले तो स्पाइनल कॉर्ड में गई, स्पाइनल कॉर्ड से फिर मस्तिष्क गई, मस्तिष्क के बाद फिर वापस आई और फिर इस अंग तक सूचना आई, ठीक है ना। तो ऐसा समझो, मानो ये नदी है हमारी, ठीक है ना, और नदी पर कोई पुल बन गया हो, तो पुल से क्या है, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, एक और काम करता है, ये सेतु का काम भी करता है, ठीक है ना, सेतु का कार्य भी करता है, कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ये क्या करता है, सेतु का कार्य भी करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया समझ में आ गया, है ना, प्रतिवर्ती क्रिया समझ में आ गया। या एक और बताऊं, है ना, या इसे कहते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला, या इसे बोल सकते हैं अचानक होने वाली क्रिया, है ना, अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है ना, अचानक होने वाली क्रिया, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा मेरुरज्जु हो गया, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। तो पहला सवाल क्या पूछा जाएगा कि कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कितने जोड़ी तंत्रिका होती है, 31 जोड़ी। क्या काम करता है, सूचनाएं भेजता है, सूचनाएं कहां तक भेजता है, हमारे मस्तिष्क तक भेजता है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को पुनर्स्थापित करता है, कैसे, जैसे मैंने अभी उदाहरण देके आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है ना। अब इसकी खोज पूछता है ना, खोजल मार्शल नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये सेतु का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरुरज्जु खत्म हो गया, जितने भी क्वेश्चन बनने थे मैंने मेरुरज्जु से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, ठीक है ना। अब हमारा क्या हो गया, देखो अभी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन हो गया,
ठीक है ना, और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब क्या बचा, पीएनएस बचा, ठीक है ना, पीएनएस को पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, क्या बचा, पीएनएस। तो पीएनएस को देखते हैं क्या है ना, पीएनएस यानी कल मैंने बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस क्या था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, यह कुछ, इसमें कुछ तंत्रिका तो मस्तिष्क की होती हैं, ठीक है ना, और कुछ मेरुरज्जु की तंत्रिका होती हैं, जो दोनों तंत्रिकाओं से संयुक्त रूप से मिलकर बना होता है। या कह सकते हैं कि इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों की क्रियाओं के योग से जो बनता है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सपोज करो, देखो एक चित्र से समझाता हूं मैं, ये मस्तिष्क हो गया हमारा, है ना, ये हो गया हमारा मस्तिष्क, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है ना। तो मस्तिष्क की कुछ संरचनाएं होंगी और यहां से आगे ये क्या हो गया हमारा, मेरुरज्जु, ठीक है ना। तो कुछ, ये तो कुछ तो मस्तिष्क से निकलेंगी, है ना, कुछ तंत्रिकाएं तो मस्तिष्क से निकलेंगी, कुछ तंत्रिकाएं हमारे इससे निकलेंगी, मेरुरज्जु से, ठीक है ना। तो क्या करता है, ये क्या है, ये विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से सूचना को लाता है, विभिन्न अंगों से सूचनाओं को लाकर कहां तक भेजता है, ये मस्तिष्क तक। कैसे, मानो यहाँ पैर में कुछ चुभ गया, ठीक है ना, या हाथ में कुछ चुभ गया, ठीक है ना, या किसी और अंग में कुछ दिक्कत हो गई, तो यहाँ से सूचना कहाँ तक जाएंगी, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु कहाँ भेजेगा, मस्तिष्क, मस्तिष्क के फिर वापस, और इस तरह, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, पीएनएस सूचनाओं का काम करता है। अब पीएनएस को दो भाग हैं ना, दो भाग, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं भी होती हैं, है ना, इसमें क्या है, मस्तिष्क की कोशिकाएं भी होती हैं, है ना, इसमें क्या है, मस्तिष्क कोशिकाएं भी होती हैं, ठीक है ना, मस्तिष्क कोशिकाएं भी होती हैं दोनों, और इसमें क्या है, मेरुरज्जु की कोशिकाएं भी होती हैं, है ना, मेरुरज्जु की कोशिकाएं भी होती हैं, दोनों की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, की कोशिकाएं, मेरुरज्जु की कोशिकाएं, है ना, तो दोनों कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। अब यहां से पहला सवाल तो यही पूछा जाता है, यहां से पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि इन कोशिकाओं की संख्या कितनी है, ठीक है ना। या यहां से सवाल पूछा जाता है, इसमें कपालीय कोशिकाएं कितनी हैं, है ना, कपालीय कोशिकाएं कितनी हैं, कपालीय कोशिकाओं की संख्या, कपालीय कोशिकाओं की संख्या कितनी है, 12 जोड़ी। ध्यान रखना, मस्तिष्क में, पीएनएस के मस्तिष्क में कपालीय कोशिकाओं की संख्या कितनी है, 12 जोड़ी, ठीक है ना। और वहीं अगर इसकी कोशिकाओं की संख्या पूछी जाए तो इसकी कितनी है, 31 जोड़ी। जैसा अभी पिछले मैंने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी कोशिकाएं होती हैं, 31, ठीक है ना। तो कोशिकाएं, ठीक है ना। तो पहला सवाल तो यही हो गया कि कितनी कोशिकाएं होती हैं, इतनी, 12 जोड़ी कोशिकाएं होती हैं, इसमें 31 जोड़ी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। और इस मैंने बताया शरीर के सभी अंगों से सूचना, यानी शरीर के किसी भी अंग से सूचना यहीं तक मिलती है ना। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा अंतिम रह गया, इसके बाद अंतिम रह गया हमारा कौन सा, अब क्या क्या होगा देख लो, CNS हो गया हमारा कंप्लीट, है ना, PNS कंप्लीट हो गया, अब बचा ANS, ठीक है ना। ANS को और देखते हैं, ठीक है ना, ANS को और देखते हैं, AN और S। जैसा मैंने बताया था, ANS का मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। यह है हार्मोन की क्रिया से संचालित होता है, ठीक है ना। इसके द्वारा कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जिनके द्वारा ये संचालित होता है। तो मैं लिख दूं हार्मोन के द्वारा संचालित होता है, ठीक है ना, हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है ना। जैसे अभी आगे बात करेंगे, जैसे इसमें क्या है, इसमें दो तरह के लिख दिए, ANS में 2 पार्ट लिख दिए मैंने। एक है सिंपैथेटिक, है ना, एक है सिंपैथेटिक, है ना, और इसे बोलते हैं अनुकंपी तंत्र,
है ना, अनुकंपी तंत्र या इसे अनुकंपी तंत्र, और इसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इसे बोलते हैं परानुकंपी, परानुकंपी तंत्र, ठीक है ना। इसे दोनों को यहाँ से क्या है, ENS के दो पार्ट हैं, एक तो अनुकंपी तंत्र और एक परानुकंपी तंत्र, ठीक है ना, परानुकंपी तंत्र। अब यहाँ से सवाल कैसा पूछा जाता है, जैसे यहाँ से यही सवाल आता है पहला अनुकंपी तंत्र से, ठीक है ना। ये क्रिया किस तरह संपादित होती है, जब हमें, है ना, संकट उत्पन्न हो, भय हो, है ना, संकट उत्पन्न हो, भय हो और दुख हो, है ना, या गुस्सा हो, अगर ये सारी चीज हैं तो हमारी एक्टिव हार्मोन जो है ये अनुकंपी तंत्र कहलाता है, ठीक है ना। जैसे संकट हो, भय हो, दुख हो, गुस्सा हो, तो ये कैसा तंत्र है, अनुकंपी तंत्र है। एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं कैसे। जैसे सपोज करो आप कमरे में बैठे हो, ठीक है ना, और शेर आ गया हमारा, है ना, शेर आ गया, तो शेर जब कमरे में आएगा तो आपके साथ क्या क्या घटना होंगी, यानी आप शेर को अंदर जब एंट्री कर रहा है तभी आपके शरीर में कौन कौन सी घटनाएं होंगी। सपोज करो कौन कौन सी घटनाएं होंगी, आंख चौड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना, आंख चौड़ी हो जाएंगी, गला बिल्कुल सूख जाएगा, मतलब लार सूख जाएगी, ठीक है ना, और क्या होगा, पसीना आ जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सब सारी चीजें कब होंगी, जब हमें संकट होगा या भय होगा, ठीक है ना। तो ये क्रिया का क्या होती है, अनुकंपी तंत्र में कहलाती है, ठीक है ना, समझे, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, सबसे पहली घटना क्या होती है, आंखें चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं, ये एग्जाम्पल दे देता है ना, आंखें अगर चौड़ी हो गई तो कौन सा तंत्र है, अनुकंपी या परानुकंपी, ठीक है ना। तो आंखों का चौड़ा होना, ठीक है ना। दूसरा है, यहां से दूसरा है पसीने का आना, यानी श्वेत ग्रंथियां तीव्र गति से विकसित होती हैं, श्वेत ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, श्वेत ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, ठीक है ना, श्वेत ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। दूसरा, लार का बनना कम हो जाता है ना, लार का बनना कम हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें से एक और लिख देते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे काम होते हैं ना, जब अगर शेर कमरे में आ गया तो ये सारे काम होते हैं, आंखें चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है, श्वेत ग्रंथियां, पसीना ज्यादा आता है, वो क्रिया सक्रिय हो जाती है, है ना, लार कम बनता है, यानी मुंह गला सूख जाता है बिल्कुल, और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये सब अगर ये उदाहरण देके पूछेगा सवाल, देखो किस तरह आएगा, पूछेगा श्वेत ग्रंथियों का सक्रिय होना किसका, कौन से तंत्र का कारण है, तो हम बताएंगे अनुकंपी तंत्र का, ठीक है ना। इसी तरह ये सारे लार का कम बनना अनुकंपी हो गया। या पूछेगा संकट, भय, दुख और गुस्सा किस में है, अनुकंपी तंत्र में, ठीक है ना। अच्छा, यहां के बाद इसमें क्या होता है, इसमें कुछ अंदर जैविक क्रिया भी होती हैं, जैसे ग्लूकोज का बढ़ जाना, जैसे ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना, है ना, ग्लूकोज का बढ़ जाना, ग्लूकोज का बढ़ जाना मतलब अगर शेर सामने आ गया, हमारे शेर दिख गया हमें, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, भागने की जरूरत पड़ेगी। तो भागने के लिए क्या है, भागने की जरूरत पड़ेगी, तो भागने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी कहां से आएगी, हमें ग्लूकोज से, ठीक है ना। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहादुर हूं और मैं शेर से लड़ना चाहता हूं, तो ध्यान रखना शेर से लड़ने के लिए भी हमें ग्लूकोज की जरूरत है, यानी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है ना। तो फिर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। और ध्यान रखना यहाँ क्या होता है, यहां से आरबीसी का स्तर भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, आरबीसी का स्तर बढ़ जाता है, और श्वेत ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, लार का बनना कम हो जाता है, आंख चौड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब होता है। अगर यहां से मैं लास्ट बात करूं कि ये जो हमारा हार्मोन है, इसमें हार्मोन कौन सा काम करता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन,
ठीक है ना। इसमें कौन सा हार्मोन काम करता है? एड्रिनल हार्मोन, ठीक है ना। तो ये सारा क्या हो गया? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, है ना। सारा क्या हो गया? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। अब रह गया हमारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, या परानुकंपी तंत्र, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं? पैरासिम्पथेटिक्स, ठीक है ना। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या है? इसमें ये सोचो कि जो हमने अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में सारी बातें बताई थी ना, उनका सबका उल्टा है, ठीक है ना। ये कब होती हैं? देखो अब लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, अनुकंपी, है ना, तंत्र का उल्टा, ठीक है ना। जो घटना वहां होती है उसका उल्टा होता है। उल्टा ये नहीं होता कि आंख चौड़ जाए तो आंख सुखड़ जाएंगी, या पसीने कम आ रहे हैं या पसीने ज्यादा आ रहे हैं तो पसीने बिल्कुल सूख जाएंगे। मतलब इसका मतलब है सामान्य स्थिति में जो भी क्रियाएं होती हैं सामान्य स्थिति में, ठीक है ना, वो ही इसी में होती हैं। यानी अगर अब मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर तो सामान्य स्थिति है, ठीक है, आप बैठकर पढ़ रहे हो तो सामान्य स्थिति है। इस तरह की स्थिति जो सामान्य स्थिति है, या यहां से लिख सकते हैं हम प्रेम, या है ना, या लिख सकते हैं प्यार या खुशी, ठीक है ना। प्यार या खुशी की घटना इसी में होती है ना। अगर हम प्यार और खुशी में होते हैं तब वो किसमें, कौन से तंत्र में क्रिया होती है? परानुकंपी तंत्र में क्रिया होती है, ठीक है ना। तो अनुकंपी तंत्र का उल्टा होता है, ठीक है ना। और इसमें सामान्य स्थिति होती है, या स्थिति या क्रिया लिख सकते हैं हम, सामान्य स्थिति या क्रिया होती है, ठीक है ना। और प्यार और खुशी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ छोटे छोटे सवाल और हैं, उन्हें और देख लेते हैं, ठीक है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे तंत्रिका तंत्र की इकाई, है ना, तंत्रिका तंत्र की इकाई, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? पूछा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन, है ना। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। अच्छा, दूसरा है यहाँ से, जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, है ना। जब दो न्यूरॉन, ठीक है ना, जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, या ये से कह सकते हैं जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, यहाँ जहाँ पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं हम? सिनेप्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? सिनेप्स। उस जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्स। जैसे मैं बना देता हूं, देखो न्यूरॉन, है ना, इस तरह न्यूरॉन हो गया और ये हो गया, और यहाँ से फिर इस तरह की हो गई, रुक जाओगे, ठीक है ना। है ना, इस तरह ये मिले होते हैं। ये एक न्यूरॉन की संरचना हो गई। क्या हो गया? न्यूरॉन की संरचना हो गई, ठीक है ना, न्यूरॉन की संरचना हुई। अब दूसरा न्यूरॉन अगर यहाँ लगेगा इसके पास जाके तो इसी तरह लगेगा, ठीक है ना। दूसरा अगर न्यूरॉन लगेगा तो इसी तरह जाके लगेगा, इसी पर, ठीक है ना। और ये फिर ये दूसरा न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है ना। ये मतलब जगह की कमी की वजह से थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ, वरना ये दोनों न्यूरॉन आमने सामने होते हैं। तो जहाँ पर ये मिलते हैं दो न्यूरॉन, यानी इस न्यूरॉन की जड़ और इसकी फुलक, ऐसा बोल सकते हैं, इसकी जड़ और इसका सर जहाँ पर मिलते हैं उन्हें उसे ही जगह क्या कहते हैं? स्नैप्स, ठीक है ना। उस जगह को क्या कहते हैं हम? स्नैप्स। जहाँ पर मिलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं हम? स्नैप्स, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब कुछ टर्म भी हैं इसमें मस्तिष्क में, जैसे कुछ टर्म भी हैं मस्तिष्क में, जैसे ई और सी, है ना। EEC तो इलेक्ट्रो, इसका है इलेक्ट्रो, और EEC, और एक और है हमारा MRI,
ये दोनों मस्तिष्क से संबंधित हैं, ठीक है ना। देखो एनसेफेलोग्राफ, इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है ना। एमआरआई का है मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक और रेजोनेंस इमेज है ना, रेजोनेंस और इमेज। ये दोनों चीज क्या है, जब मस्तिष्क में हमारे में कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तब यही करते हैं, या तो ईईजी कराते हैं या एमआरआई कराते हैं, ठीक है ना। जब भी हमारे मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सब कराते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हमारा मानव मस्तिष्क खत्म हो चुका है। जहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे सारे मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों में, ठीक है, जिससे कि और हमें अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह हम आपको अपनी सेवा देते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। जय हिंद।